सूरज एक बहुत ही गरीब परिवार से था। वो अपने पिता अर्जुन और माता सीमा के साथ रहा करता था। उसके पिता जंगल से लकड़ियां काट कर लाते थे और बाजार में बेचा करते थे। इसी तरह से उसका गुजर बसर चल रहा था। सीमा, आप आ गए। आज इतना उदास क्यों लग रहे हो? अर्जुन, आज तो जंगल में लकड़ियां ही नहीं मिली। थोड़ी सी मिली थी बस, उससे भला बाजार में क्या दाम मिलेगा? सीमा, आप चिंता क्यों करते हो? सब दिन एक जैसे नहीं होते। इतने में सूरज भागता हुआ आता है और सीमा के गले लग जाता है। सूरज, माँ देखो ना, मैं अपनी कक्षा में प्रथम आया हूँ। सीमा, ये तो बड़ी अच्छी बात है बेटा। और बेटा, इसी तरह तुम पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनना और अपने माता पिता का नाम रोशन करना। सूरज, पापा, प्रधानाचार्य ने मेरी पढ़ाई से खुश होकर मुझे पास के गांव के बड़े स्कूल में पढ़ने की इजाज़त दे दी है। अर्जुन, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। कब जाना है वहाँ पढ़ने के लिए? सूरज, 2 दिन बाद जाना है। सीमा, पर उस गांव में जाने के लिए तो नदी पार करनी होती है ना, और हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि रोज़ उस गांव तक जाने के लिए नाव वाले को पैसे दे सके। अर्जुन, अभी 2 दिन बाकी हैं, कुछ ना कुछ जुगाड़ जरूर हो जाएगा। फिर तीनों खाना खाकर सो जाते हैं, पर अर्जुन को नींद नहीं आती क्योंकि उसे पैसों का बंदोबस्त करना था। उसका बेटा बहुत ही होनहार था और पढ़ाई में बहुत होशियार था और उसे एक बड़े स्कूल में पढ़ने का मौका मिला था। अर्जुन नहीं चाहता था कि उसकी वजह से उसका बेटा अच्छे स्कूल में ना पढ़ सके। अर्जुन, वैसे तो मैं अपने बेटे के लिए कुछ नहीं कर पाता, पर अब जब उसने अपनी मेहनत के बलबूते पर एक बड़े स्कूल में पढ़ने का मुकाम हासिल किया है तो फिर भला मैं उसे पढ़ाने भी नहीं पा रहा। लेकिन हाथ पर रखे बैठकर कुछ नहीं होगा। मुझे कुछ ना कुछ तो प्रबंध करना ही होगा। अगली सुबह अर्जुन अपनी कुल्हाड़ी लेकर जंगल की तरफ गया और वहाँ उसे ज़्यादा लकड़ियाँ नहीं मिली। बस वहीं थोड़ी सी लकड़ियाँ काट कर बाजार में बेच आया। फिर जब वो बाजार से वापस आ रहा होता है तो तभी उसे एक भिखारी रास्ते में दिखाई दिया। भिखारी, बेटा, कई दिनों से खाने को कुछ नहीं मिला और ना ही जेब में कोई पैसा है। जिससे भी भीख मांगने गया उसने चिल्ला चिल्ला कर और फटकार कर मुझे वहाँ से भगा दिया, और रात भी बहुत हो गई है। कुछ पैसे दे दो, बहुत तेज भूख लगी है। अर्जुन मन में, मेरे पास तो इन लकड़ियों को बेचकर केवल 2 ही रुपए आए हैं। इसमें भला मेरा क्या होगा? लेकिन कम से कम इस गरीब इंसान का पेट तो भरेगा। मैं ये 2 रुपए इसी गरीब को दे देता हूँ। मैं कुछ और बंदोबस्त कर लूँगा। अर्जुन 2 रुपए उस भिखारी को दे देता है। भिखारी, बेटा, भगवान तुम्हारा भला करे। तुम्हारे हाथ में जो हुनर है वो एक दिन तुम्हें बहुत ऊंचाई पर लेके जाएगा। अर्जुन, मैं समझ नहीं पाया भिखारी। भिखारी, समय आने पर सब कुछ समझ आ जाएगा। ये कहते हुए भिखारी वहाँ से चला जाता है। अर्जुन खाली हाथ घर वापस आता है और अभी भी वह वही सोच रहा था, सूरज के लिए पैसे कहाँ से लेकर आऊँ। तभी अचानक से बहुत तेज बारिश होने लगी जो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। अर्जुन, हे भगवान, इस बारिश को भी अभी आना था। ऐसा लग रहा है कि साल भर की बारिश अभी हो जाएगी। सीमा, कल सूरज को पास वाले गांव में पढ़ने के लिए जाना है और ये बारिश है कि रुकने का नाम नहीं ले रही। हमारे पास तो छाता भी नहीं है जो हमें इसे दे दे। पूरी रात पानी बरसता रहा। पानी रुकने की आस में सीमा और अर्जुन सूरज के साथ बारिश होते हुए देखते रहे, लेकिन बारिश ने रुकने का नाम भी नहीं लिया। तभी अर्जुन है उस भिखारी की बात याद आई। वो तुरंत उठ गया। सीमा, क्या हुआ? तुम अचानक इस तरह क्यों उठ गए? अर्जुन, तुम आराम से सो जाओ और मुझे मेरा काम करने दो। सीमा और सूरज अंदर जाकर सो गए और अर्जुन ने पूरी रात जाकर एक लकड़ी की छतरी बनाई और सुबह सूरज को देते हुए कहा, सूरज, ये बारिश तो रुकने का नाम नहीं ले रही, इसलिए ये लो छतरी। और मेरे पास कुछ लकड़ियाँ बची थी और उनको छील कर मैंने एक लकड़ी की छतरी बनाई और ये तुम्हें इस बारिश से भीगने से बचाएगी।
और तुम बिना भीगे स्कूल जा सकोगे। सूरज, पर पिताजी, ये तो लकड़ी की छतरी है। अर्जुन, हाँ बेटा, मेरे पास जो था वो मैंने तुम्हें दे दिया। सूरज, ये तो बहुत ही सुंदर लग रही है। सूरज उस छतरी को उठाता है और स्कूल जाने के लिए अपने माता पिता से आज्ञा लेता है। जब सूरज छतरी लेकर गांव से निकलता है तो आसपास के लोग उसकी छतरी को देखने लगे और उसकी बहुत प्रशंसा करने लगे। गांव में बारिश के साथ साथ तूफान भी आया हुआ था। रास्ते में पवन और नितिन नाम के दो लड़के सुंदर सुंदर रंगों की साधारण छतरी लिए हुए बारिश के नीचे खड़े थे। पवन, अरे अरे देखो, सूरज के पास लकड़ी की छतरी है। नितिन, इसके पास तो छतरी ही नहीं है, इसे तो बस किसी तरह काम चलाना आता है। पवन, ये देखो मेरी छतरी कितनी सुंदर है, इसके रंग देखो और इसके ऊपर बनी पेंटिंग देखो, पता है कितनी महंगी है। मेरे पापा इसे विदेश से लेकर आए थे, इसमें एक भी पानी की बूंद नहीं टपकती। पवन, हाँ, मेरे पिताजी भी उसके जन्मदिन पर उसको एक दोस्त ने गिफ्ट किया था, पापा जी ने अब मुझे दी है। बारिश में काम तो आ रही है। नितिन, एक काम करते हैं, बारिश में इस सूरज को परेशान करते हैं। पवन और नितिन छतरी लिए हुए सूरज के पास जाते हैं और उसे उस लकड़ी की छतरी के बारे में बहुत कुछ सुनाते हैं। पवन, अरे मैंने सुना है मास्टर जी ने तुम्हें पास के गांव में पढ़ने के लिए जाने को कहा है। नितिन, हाँ, इसका दूसरे स्कूल में तबादला हो गया है। और पवन, अच्छा, तो तू लकड़ी की इस छतरी को लेकर नए स्कूल में जा रहा है। नितिन, इसकी औकात भी है नए स्कूल में पढ़ने की, एक नया छाता तो लिया नहीं जाएगा नए स्कूल में पढ़ने के लिए। नितिन और पवन सूरज को बहुत कुछ सुना देते हैं और तभी तेज तूफान आता है और नितिन और पवन की सुंदर सुंदर साधारण छतरियों को अपने साथ आसमान में उड़ा कर ले जाता है। सूरज, अरे तुम्हारी विदेश की छतरियां तो कोआ बन गई, ये विदेश से आई थी और पर ये हमारे देश के आंधी तूफान को बर्दाश्त नहीं कर सकी। पवन, सूरज, हम भीग रहे हैं, हमें अपनी छतरी में आने दो ना, हमें बहुत ठंड लग रही है। नितिन, सूरज, तुम्हारी छतरी तो हवा में उड़ेगी भी नहीं, ना ही उसमें पानी टपकेगा, हमें अपनी छतरी में ले लो ना। सूरज को उन पर दया आ गई और उसने अपनी छतरी में उसको आने दिया। पवन, हमें माफ़ कर दो सूरज, हमने तुम्हारा बहुत मजाक उड़ाया है, पर तुमने फिर भी हमें अपनी लकड़ी की छतरी में आने दिया और हमें भीगने से बचा लिया, नहीं तो हम पूरे के पूरे भीग जाते और बीमार भी हो जाते। सूरज, ये तो मेरा फ़र्ज था, अगर मैं भी तुम्हारी तरह करता तो तुम में और मुझ में क्या फ़र्क रह जाता। सूरज अब पवन और नितिन को उसकी जगह पर छोड़कर अपने स्कूल की तरफ आगे बढ़ गया। आगे जाकर वो एक नदी के किनारे पहुंच गया जहां पर बहुत पानी भरा हुआ था और कोई नाव भी नहीं थी वहाँ। सूरज, अरे यहाँ तो कोई नाव भी नहीं है, मैं नदी पार कैसे करूँगा। नदी के पास पहुँचते पहुँचते बारिश भी रुक चुकी है। तभी वह अपने छाते को उल्टा करके नदी में डाल देता है और उसे एक नाव के रूप में प्रयोग करता है। सूरज, ये छतरी मेरे लिए नाव का काम करेगी, मुझे किसी भी हाल में स्कूल पहुँचना ही होगा, अगर मैं आज नहीं पहुँचा तो कभी भी इस मुकाम को हासिल कर नहीं पाऊँगा। सूरज अपनी छतरी में बैठ गया और अपने हाथों से पानी को धकेलता हुआ आगे बढ़ गया और छतरी उसके इशारे के अनुसार आगे बढ़ती गई। फिर सूरज थोड़ी देर बाद स्कूल के गांव में पहुंच गया और सूरज, इस छतरी की मदद से मैं अपनी मंजिल तक पहुंच गया हूं, और पर यहाँ तो बारिश भी नहीं हो रही है, तेज़ धूप निकली हुई है, इससे भी ये मेरी लकड़ी की छतरी काम आएगी। वो अपनी छतरी को ऊपर कर लेता है और धूप से रक्षा करने लगता है। चलते चलते रास्ते में उसे कई लोग मिलते हैं जिन्हें वो अपनी छतरी के नीचे आने देता है और उन्हें स्थान पर छोड़ता हुआ आगे स्कूल की तरफ वो बढ़ता रहता है। धीरे धीरे
सूरज स्कूल पहुंच जाता है और वहां पर उसकी स्कूल की हेडमास्टर से मुलाकात होती है। हेडमास्टर, अरे वाह सूरज, तुम तो इतनी तेज़ बारिश में भी निश्चित समय पर स्कूल आए हो। तुम्हारी ये लकड़ी की छतरी तो बड़ी कमाल की है। सूरज, मेरे पिताजी ने बनाकर मुझे दी है। मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं एक नई छतरी ले सकता, इसलिए उन्होंने अपने हाथों से ये लकड़ी की छतरी मुझे बना कर दी है। हेडमास्टर को लकड़ी की छतरी इतनी पसंद आई कि वो सूरज के साथ उसके घर पहुंच गई और सूरज की प्रशंसा करते हुए बोले, सूरज कितना पढ़ाई में होशियार है और उसका दिमाग भी बहुत तेज चलता है। उसने इस छतरी का प्रयोग बहुत ही अच्छे तरीके से किया और उसकी ये लकड़ी की छतरी बहुत अनोखी है और इस लकड़ी की छतरी का प्रयोग करना बहुत अच्छे तरीके से आता है उसे। हेडमास्टर, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए भी एक लकड़ी की छतरी बनाओ, जिसके लिए मैं तुम्हें एडवांस में पैसे देना चाहता हूँ। अर्जुन ये सुनकर बहुत खुश होता है। अब उसकी लकड़ी की छतरी की चर्चा दूर दूर तक होने लगी और दूर दूर के लोग उससे लकड़ी की छतरी बनाने के लिए आने लगे। अर्जुन बेटा, आज तुम्हारी वजह से मेरी ये लकड़ी की छतरी लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है और चहेती भी बन गई है। सूरज, पिताजी आपने मेरे बारे में इतना सोचा तो क्या मैं आपके लिए इतना सा भी नहीं कर सकता। मेरे जरिए लकड़ी की छतरी का प्रचार हुआ है और ये लकड़ी की छतरी दुनिया भर में प्रसिद्ध हो गई और इससे आपको एक नया व्यापार करने का मौका भी मिला। अर्जुन, अगर उस भिखारी ने मेरे हुनर का मुझे विश्वास नहीं दिलाया होता तो आज शायद मैं यहाँ पर नहीं होता। अर्जुन अब हर रोज़ मेहनत करके 100 से भी ज़्यादा लकड़ी की छतरियाँ बनाता है और उसे सुंदर रंगों से भी पेंट करता है और बाज़ार जाकर बेचने पर उन छतरियों का बहुत अच्छा दाम अर्जुन को मिल जाता है और जिससे अर्जुन अपने परिवार का पालन पोषण करने लगता है और उसके इस व्यापार से उसकी पत्नी और उसका बेटा भी उसमें हाथ बटाते रहते हैं। अब अर्जुन का पूरा परिवार इस काम में खुश था। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मेरी ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।